हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 का सीरीज 1 लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स नहीं लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो आपके लिए मैं इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो मांग रहे थे कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण जो क्योंकि उससे निश्चित रूप से कम है, जो कि 5 क्वेश्चन और 5 से 10 क्वेश्चन के बीच रहते हैं और बड़ा ही मतलब डाटा बेस्ड रहता है। तो निश्चित रूप से इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर इसको नहीं पढ़ते तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन गलत होते हैं। और तो आज शुरू करते हैं। पहला जो है ये आपको मैंने लिया है, आप इसको देख सकते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट या वित्त विभाग बिहार के वेबसाइट पर जैसे ही आप होम में जाएंगे तो आपको मिलेगा वित्त सर्वेक्षण 2018-19 कार्यकारी सारांश से लिया हूँ मैं, क्योंकि सारांश से ही क्वेश्चन मुख्यतः पूछे जाते हैं और इससे बाहर नहीं आएगा। और निश्चित रूप से है जो कि ये इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो अध्याय है इसमें टोटल जो है आपको 12 अध्याय हैं। और आपको मैं आज आपको 2 अध्याय बताऊंगा और अगले जो वीडियो डालूंगा उसमें 2 अध्याय, इसी तरह 2-2 अध्याय करके 6 सीरीज है जो कि जारी करूंगा। तो पहला सीरीज में देखते हैं। तो बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन पहला में है। तो क्या है, राज्य सरकार की विकास संबंधी ठोस रणनीतियों के फलस्वरूप खासकर अपने उच्च स्तरीय विकासमूलक व्यय के कारण ही बिहार की अर्थव्यवस्था अभी सतत विकास पर पथ पर अग्रसर है। मतलब क्या हो गया कि जो बिहार सरकार ने जो विकास संबंधी ठोस रणनीतियाँ अपनाई है उसी के चलते हैं जो कि उच्च स्तरीय जो विकासमूलक व्यय है, जो खर्च है, वो सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पथ पर अभी भी अग्रसर है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य का जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, जीएसडीपी, और जो सेंट्रल का होता है वो जीडीपी के अनुमानों की नई श्रृंखला के अनुसार 2017-18 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर एक वर्ष पूर्व 9.9% से बढ़कर कितनी हो गई, 11.3% हो गई है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है। एक 2017 दर है जो कि 2017-18 में बिहार की अर्थव्यवस्था वृद्धि की दर एक वर्ष पूर्व के मतलब 16-17 में कितनी थी, 9.9 थी, और 17-18 में कितनी हो गई, 11.3%। तो निश्चित रूप से कितने की वृद्धि हुई, तो आप अगर वृद्धि की माने तो 1.4 की वृद्धि हुई। दोनों ही वर्षों में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विकास दर लगभग 7% रही। मतलब ये कंपैरिजन जो है सेंट्रल लेवल के, तो आपको ये डाटा याद रखना है कि ये पूछ सकता है कि 2017-18 में बिहार की अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि हुई, तो ये हो जाएगा 11.3%। ये आपको इसमें निश्चित रूप से याद करना है। और सेंट्रल लेवल पर लगभग है जो कि 7% रही। अब दूसरे पॉइंट की ओर पढ़ते हैं। वर्तमान मूल्य पर 2017-18 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप है जो कि नोट कर सकते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद जो है कितना हो गया, ये करोड़ रुपये, इसको याद रखना है। 4,87,628 करोड़ रुपये, ये पूछ सकता है बीपीएससी प्री में 65वीं के कि 2000 वर्तमान मूल्य पर 2017-18 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना करोड़ रुपये था, तो ऑप्शन में दे देगा। तो 4,87,628 रुपये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर यह आंकड़ा कितना हो गया, और स्थिर मूल्य जो होता है 2011-12 पर निकाला जाता है वो कितना है, 3,61,504 करोड़ रुपये। फलतः 2017-18 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना हो गया, 42,242 रुपया, और तथा स्थिर मूल्य पर 31,316 रुपये हो गया। मतलब क्या हो गया, जीडीपी वर्तमान मूल्य पर कितना हो गया, 42,242 रुपया हो गया, तथा स्थिर मूल्य पर कितना हो गया, 31,316 हो गया। तो और ये अंतर क्या है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2017-18 में इतना हो गया, और इसके बाद करोड़ रुपया से फिर यहाँ रुपया पर दिखाया जा रहा है वर्तमान मूल्य पर। उसके बाद तीसरे पॉइंट की ओर आते हैं। वर्ष 2016-17 में सर्वाधिक 12.8% विकास दर तृतीय क्षेत्र में दर्ज की गई है। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, आपको तृतीय जो क्षेत्र है उसके बारे में जानना है। तो कितना, ये आपको याद रखना है, 12.8%।
मतलब ये जो है सबसे ज़्यादा जो विकास दर किस क्षेत्र में हुई, तो तृतीय क्षेत्र में, ये पूछ सकता है। उसके बाद किस क्षेत्र में हुआ, तो प्राथमिक क्षेत्र में कितना हुआ, 9.8, ये हो गया। और उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में 4.2%। तो डाटा इस तरह बना सकते हैं कि तृतीय क्षेत्र में जो कि 12.8% विकास दर हुई, प्राथमिक क्षेत्र में 9.8% और द्वितीय क्षेत्र में 4.2%। तो मध्यम अवधि के लिहाज से देखें तो तेज दर से बढ़ने वाले और बिहार की समग्र अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक योगदान करने वाले खनन है। ये पहले भी बीपीएससी में पूछ चुका है कि सबसे ज़्यादा जो है अर्थव्यवस्था में योगदान कौन हो गया, खनन हो गया 60% एवं उत्खनन। फिर विनिर्माण हो गया आपको 17.5%, तथा परिवहन संचार कितना हो गया 11.4। इन सारे क्षेत्रों में 2 अंकों के विकास दर दर्ज हुई। उप क्षेत्रों में वायु परिवहन में सर्वाधिक 35.2% की काफ़ी ऊंची विकास दर हुई। तो 35.2 हो गया आपको उप क्षेत्र जो हो गया उसमें वायु परिवहन। तो आपको याद क्या क्या रखना है इसमें, खनन जो सर्वाधिक योगदान करने वाले हैं तेज दर से, वो 60% कहाँ होंगे, खनन एवं उत्खनन। विनिर्माण में 17.5%, परिवहन भंडारण संचार एवं संचार प्रसारण में 11.4 हो गया। तो यह डाटा आपको याद रखना है। फिर चौथा, बिहार में जिलों के लिए प्रति व्यक्ति आय सबसे हाल का अनुमान 2011-12 से संबंधित। इन अनुमानों के आधार पर बिहार के 3 सर्वाधिक उन्नत जिले कौन कौन हो गए, पटना, मुंगेर और बेगूसराय। वहीं आर्थिक रूप से सबसे प्रतिकूल स्थिति वाले जिला मधेपुरा, सुपौल और शिवहर हैं। तो आपको इस बीपीएससी में इस तरह पूछा जा सकता है कि बिहार के जिलों में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, जो कि कितने हैं, जो हैं किसके अधिक है, तो सबसे पहले पटना हो जाएगा, उसके बाद मुंगेर हो जाएगा, बेगूसराय, और सबसे कम किसका है, तो मधेपुरा का है, उसका सुपौल का और शिवहर। ये आपको राज्य जो जिला वाइज है कि आपको सबसे कम है जो कि प्रति व्यक्ति आय कहाँ पर किस जिले में है उसके आधार पर है। उसके बाद अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, राजकीय व्यवस्था। राजकीय व्यवस्था अध्याय 2 है ये। तो पहला क्या होगा, बिहार लगातार राजस्व अधिशेष बनाए रखने वाला राज्य रहा है। राजस्व अधिशेष 2013-14 के 6,441 करोड़ रुपये से बढ़कर 2017-18 में कितना हो गया, 14,823 हो गया। तो कितना हो गया, 14,823। ये आपको याद रखना है, पूछ सकता है परीक्षा में कि राजस्व अधिशेष है जो कि 2017-18 में कितना करोड़ रुपया हुआ, तो 14,823 करोड़ रुपये, जो अभी तक का सर्वोच्च स्तर। वर्ष 2018-19 के बजट में राजस्व अधिशेष और भी बढ़कर अनुमान कितना लगाया गया है, तो 21,312 करोड़ हो जाना अनुमानित है। और 2017-18 में राजस्व शेष जो है गत वर्ष 2016-17 से लगभग 4,000 करोड़ रुपया है, जो कि बढ़ा है। तो यहाँ पर 2013-14 का आंकड़ा दिया हुआ 6,441 और 16-17 में निश्चित रूप से 10,000 के आसपास होगा। उसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट पर, राज्य सरकार का प्राथमिक घाटा 2016-17 के 8,289 करोड़ रुपये से घटकर कितना हो गया है, 2017-18 में 5,251 करोड़ थी। ये पूछ सकता है कि 2017-18 में प्राथमिक घाटा बिहार का कितना रहा, तो कितना रहा, तो 5,251 करोड़ रुपया। प्राथमिक घाटे की कमी के कारण 2017-18 में सकल राजकोषीय घाटा भी कितना हो गया, 16,430, जो 2016-17 में था वो घटकर कितना हो गया, 14,305 करोड़। तो अब इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा कि 2017-18 में सकल राजकोषीय घाटा कितना रहा 2017-18 में, तो 14,305 करोड़ रुपये हो जाएगा। उसके बाद जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, जो जीएसडीपी का कितना परसेंट है राजकोषीय घाटा, ये भी पूछ सकता है, तो 2.9%। और एफआरबीएम, जिसको राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा विहित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% की सीमा से नीचे था। ये कितना रहना चाहिए, एक जो क्राइटेरिया बनाया गया है राजकोषीय घाटा 3% से कम रहना चाहिए, तो निश्चित रूप से 2.9 रहा, तो इम्पोर्टेंट हो। अब तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तो वर्ष 2013-14 से 2017-18 के बीच राज्य अपना कर राजस्व 19,961 करोड़ रुपया से बढ़कर कितना हो गया है, कर जो एकत्र किया है, तो 23,742 करोड़ रुपया। और करेत्तर राजस्व कितना हो गया, 1,545 करोड़ रुपया से बढ़कर 3,507 करोड़ रुपया हो गया। तो
तो कर राजस्व कितना हो गया आपको 2017-18 में, ये पूछ सकता है। तो 23,742 करोड़ रुपया। और फिर पूछे करेक्टर राजस्व कितना है, तो 3,507 करोड़ रुपया। इस अवधि में केंद्रीय करों में हिस्सा 34,829 करोड़ रुपये से बढ़ से 65,063 करोड़ रुपये, और सहायता अनुदान कितना हो गया 12,584 करोड़ रुपये से 25,720 करोड़ रुपये हो गया। तो ये हो गया आपको पुराना जो 2016-17 का है 34,829। तो इसमें बनेगा क्वेश्चन कैसे कि बिहार का केंद्रीय करों में हिस्सा 2017-18 में कितना रहा, तो ये हो जाएगा 65,083 करोड़ रुपये। और सहायता अनुदान कितना रहा केंद्रीय करों में, तो 12,584 करोड़। ये सब डाटा को आप निश्चित रूप से अलग से बनाकर नोट कर ले। और ये सहायता अनुदान ये हो जाएगा 25,720 करोड़ रुपये। राज्य सरकार का कुल राजस्व 2013-14 में 68,919 करोड़ रुपये से बढ़कर कितना हो गया 1,17,447 करोड़। तो कुल राजस्व जो है कितना हो गया 2017-18 में 1,17,447। 4 वर्षों में कितना बढ़ गया 70.4% की वृद्धि। अब चौथे पॉइंट्स की ओर आते हैं। 2017-18 में राजस्व व्यय कितना हो गया 7,859 करोड़ रुपये। ये पूछ सकता है 2017-18 में कितना हो गया 7,859 करोड़ रुपये। और पूंजीगत व्यय कितना हो गया 2,266 करोड़ रुपये बढ़ा। जबकि पूंजीगत ऋण ग्रहण में 8,409 करोड़ रुपये की अच्छी खासी कमी आई है। तो इम्पोर्टेंट क्या क्या है, तो 2017-18 में राजस्व पूछेगा तो 7,859 करोड़ रुपये, और पूंजीगत व्यय कितना हो गया 2,266 करोड़ रुपये। राजस्व व्यय में हुई 7,859 करोड़ जो रुपये की वृद्धि, विकासमूलक व्यय की वृद्धि योगदान 5,091 करोड़ रुपया था, जिसका वृद्धि में 64% हिस्सा था। अब है जो कि ये 2013-14 और 2017-18 के बीच विकासमूलक राजस्व व्यय 80% बढ़कर कितना हो गया है, तो 65,456 करोड़ रुपये से बढ़कर कितना हो गया 98,152 करोड़ रुपये। तो ये ये तो हो गया ऊपर में जो है राजस्व व्यय, और ये विकासमूलक राजस्व व्यय कितना हो गया 98,152 करोड़ रुपया 2017-18 में। अब आते हैं वहीं विकासेतर राजस्व व्यय है जो कि 48% की अपेक्षा कम दर से बढ़ा, और कितना हो गया 2017 में 38,271 करोड़ रुपये हो गया। राज्य के विकास के लिए आवश्यक सामाजिक और आर्थिक सेवाओं का अब व्यय में बड़ा हिस्सा है, जो सामाजिक क्षेत्रों में सुधार के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है। वर्ष 2017-18 में कुल व्यय लगभग कितना प्रतिशत था 72% हिस्सा विकासमूलक प्रकृति का था, और 28% जो कि विकासेतर प्रकृति का। मतलब क्या हो गया, जो खर्चे होते हैं विकास के लिए कितना हो गया 72%, और विकासेतर मतलब विकास के अलावा जो है वो कितना था 28%। ये आपको डाटा याद रखना है। फिर 5वां पॉइंट देखते हैं। 2017-18 में कितना 13,169 करोड़ रुपया था, जो एक वर्ष पूर्व है जो कि 21,577 करोड़ रुपये से कम है। मतलब अभी जो उधार मात्र कितना पूछा जाएगा तो 13,169 करोड़। ये अच्छी खबर है क्योंकि घटा है उधार। वहीं ब्याज भुगतान 9,054 करोड़ रुपये था, जो 16-17 से 863 करोड़ रुपये अधिक है। मतलब अभी कितना है ब्याज भुगतान 9,054 करोड़ रुपये, 863 करोड़ रुपये जो 2016-17 में था उससे ज़्यादा है। बकाया ऋण के स्तर पर 2017-18 में थोड़ी गिरावट आई है, जो गत वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद 32.6 से 32.2 रह गया है। तो बकाया ऋण का स्तर कितना हो गया है तो 32.2% है। ऋण भार प्रबंधनीय सीमा में होने के कारण राज्य सरकार राज्य में आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य संरचना के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चला पाने में सक्षम हुई है। अब छठे पॉइंट की ओर आते हैं। वर्ष 2017-18 के कुल पूंजीगत परिव्यय 28,907 करोड़ रुपये से 21,884 करोड़ रुपये का व्यय आर्थिक सेवाओं पर किया गया। तो 17 पूंजीगत परिव्यय कितना हो गया 21,884 करोड़ रुपये, 76%। और पुलों को परिवहन अधिसंरचना के निर्माण पर कितना किया गया 54,002 करोड़ रुपये। अब विद्युत परियोजनाओं पर कितना है जो कि विद्युत परियोजनाओं पर 6,931 करोड़ रुपये, जो 24% हुआ। और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर कितना हो गया
2665 करोड़ रुपया। और शेष अन्य क्षेत्रों में सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय कितना हो गया? 4258 करोड़। इनमें से 13% हिस्सा है जो कि 563 करोड़। राज्य में स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं में सुधार, मतलब राज्य में स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं में सुधार के लिए कितना करोड़ रुपया दिया गया? तो 563 करोड़ रुपया। और 41% है जो कि जलापूर्ति एवं सुधार पर दिया गया। 1763 करोड़ रुपये किस पर दिया गया? तो जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुधार में। और 36% मतलब 1059 करोड़ रुपया शैक्षिक अधोसंरचना में सुधार पर खर्च हुआ। तो ये ब्यौरा है। और लास्ट जो है वो है 7वां पॉइंट, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय 15% से अभी अधिक की उच्च वार्षिक दर से बढ़ता रहा, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय लगभग 11% की अपेक्षा निम्न दर से बढ़ा। कुल मिलाकर राज्य सरकार का कुल व्यय है जो कि कितना, ये पूछ सकता है कितना बढ़ा है राज्य सरकार का कुल व्यय? 15.5% वार्षिक दर से बढ़ा है। 17-18 में राज्य सरकार के कुल व्यय में वेतन एवं पेंशन का संयुक्त हिस्सा कितना था, ये भी पूछ सकता है। कितना है जो कि व्यय खर्चा में जो है वेतन पेंशन में 30% से जो कि खर्चा हुआ। उसके पिछले वर्ष 32% और 5 वर्ष पहले 37.6% मतलब घटा है। 2013-14 में प्रति व्यक्ति आय है जो कि 2596 से बढ़कर है जो कि 17-18 में 4199 हो गया। ये इम्पोर्टेंट है। तो सामाजिक सेवाओं क्या है, प्रति व्यक्ति सामाजिक सेवाओं पर है जो कि बढ़कर कितना है जो कि व्यय कितना हो गया है? 4199 रुपये। मतलब जो सामाजिक सेवाओं पर लोगों को खर्चा हो गया इतना हो गया। और आर्थिक सेवाओं पर कितना हो गया? 3807 रुपये हो गया। वही प्रति व्यक्ति पूंजीगत परिव्यय में 2426। ये 3 डाटा इसलिए है क्योंकि आपको कौन कौन सेवाओं पर मतलब प्रति व्यक्ति कितने खर्च हुआ। तो सामाजिक सेवाओं पर 4199, आर्थिक सेवाओं पर 3807 करोड़ रुपये और पूंजीगत परिव्यय पर 2426 रुपये। तो आपको आज मैंने 2 चैप्टर बताया। वो चैप्टर हो गया, पहला आपको चैप्टर हो गया राजकीय वित्त व्यवस्था, दूसरा जो हो गया राजकीय वित्त व्यवस्था, और पहला बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन। अब लास्ट जो है वो आपको कल नहीं, लास्ट नहीं, ये दूसरा सीरीज होगा। तो कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र और चौथा अध्याय कौशल विकास। तो आप इसको जो कि जिसमें मैंने डाटा बनाया है उसको आप ध्यान से करें। अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो तो इस वीडियो को देखें और इसको है जो कि नोट कर ले, एक अलग पार्ट वाइज खुद भी बना सकते हैं। और नहीं पता चले तो वित्त विभाग के साइट पर आप जाकर कार्यकारी सारांश को डाउनलोड कर लें और उससे पढ़ें। निश्चित रूप से इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा 65वीं बीपीएससी में, और आपको काफ़ी फायदा होगा। जो लोग 64वीं बीपीएससी मेंस दे रहे हैं उनके लिए भी, खासकर इकोनॉमिक्स में जब डाटा डालने का आएगा तो इसको आप पढ़ने से आपके पास एक अलग से फ्रेश डाटा, और परीक्षक जब कॉपी जांचेगा तो उसको पता रहेगा कि इन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण या जो भी डाटा है इन्होंने सही भरा है। और आपको नंबर है जो कि 2 या 4 नंबर एक्स्ट्रा नंबर, क्योंकि इन्होंने डाटा जैसे ही आप लिखते हैं और लगभग सही रहता है तो परीक्षक मन खुश हो जाता है कि लोगों ने मेहनत किया, इसको नंबर देना चाहिए। तो ये आपको पहला सीरीज रहा, और दूसरा सीरीज भी जो कि जल्द जारी की जाएगी। तो आप इस सीरीज को बिल्कुल देखना ना भूलें, क्योंकि आपको निश्चित रूप से 5 या 6 नंबर, क्योंकि अब जो कंपटीशन होगी, चाहे आपको 2000 वैकेंसी आए 65वीं में, चाहे 2500 आए, लेकिन आपको कट ऑफ में ज़्यादा कोई अंतर अब नहीं आने वाला, क्योंकि कंपटीशन है जो कि अब जीएस के प्रति, जो जनरल तैयारी के प्रति रुझान है जो कि अब बढ़ते जा रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग है जो कि सीरीज को ज़रूर देखें और मिस ना करें एक भी सीरीज। तो इसी के साथ धन्यवाद।